स्वागत है आप सभी का। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बुनियादी सुविधाओं के जरिए लोगों के जीवन को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता। हिमाचल के मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की पनबिजली परियोजनाओं के शुभारंभ पर बोले प्रधानमंत्री। विपक्षी दलों पर लगाया पहाड़ों पर रहने वालों की अनदेखी का आरोप। देश में ओमिक्रॉन के एक दिन में सबसे अधिक 156 मामले। नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 578 के पार। राज्यों से 31 जनवरी तक कोविड-19 प्रबंधन के दिशा निर्देशों पर सख्ती से पालन करने का निर्देश। दिल्ली और कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने की कोविड-19 स्थिति की समीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की दी जानकारी। आईटीबीपी, बीएसएफ और एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी आयोग की मुलाकात। चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल रहा अव्वल। छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पर। नीति आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कार्यों के आधार पर करता है मूल्यांकन। और पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के चलते उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। मौसम विभाग का अगले 3 दिनों में कई राज्यों में बारिश का अनुमान। लोगों के जीवन को सुगम बनाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मंडी में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और केंद्र में बीजेपी के दोहरे इंजन वाली सरकार का जनता को फायदा मिला है। राज्य में विकास परियोजनाओं को गति मिली है। आज 11,000 करोड़ रुपए की पनबिजली परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन के साथ ही औद्योगिक विकास की अपार संभावना है। उनकी सरकार इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। सरकार का जोर विशेष तौर पर फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग और फार्मा सेक्टर पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूरी संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ लोगों की हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। हिमाचल की बीजेपी सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक नई योजनाओं को लागू किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर तरीके से विस्तार कर रही है। यहां टूरिज्म के साथ ही औद्योगिक विकास की भी अपार संभावना है। हमारी सरकार इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। हमारा जोर विशेष तौर पर फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग और फार्मा पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश की सुरक्षा के लिए उनकी सरकार ने कई कार्य किए हैं। इससे जवानों, पूर्व सैनिकों के लिए हुए निर्णयों में भी हिमाचल के लोगों को लाभ मिला है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विलंब विचारधाराओं ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार कराया। इस वजह से यहाँ के प्रोजेक्ट्स में कई साल की देरी हो गई। विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया। इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ। प्रधानमंत्री ने आज 7,000 करोड़ की रेणुका बांध परियोजना और 1,800 करोड़ की 210 मेगावाट से अधिक की लुहरी स्टेज 1 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। 2,000 करोड़ रुपए की शिमला जिले में पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू पनबिजली परियोजना का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ रुपए से बनने वाली 66 मेगावाट की धौला सिद्धि पनबिजली परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता की।
इस बैठक में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की 287 निवेश परियोजनाओं को भी शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यक्रम और यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है उसे देखकर खुशी हुई। इसमें हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए के निवेश का युवाओं के लिए अनेक नए रोजगार का मार्ग बना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज चुनाव आयोग को उन राज्यों में कोविड की स्थिति से अवगत कराया जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ईसीआई और स्वास्थ्य मंत्रालय जनवरी 2022 में एक और बैठक करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने निर्वाचन आयोग को वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए हाल के दिनों में जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग ने आईटीबीपी, बीएसएफ और एसपी के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कहा। आयोग ने एनसीबी के अलावा आला अधिकारियों और चुनावों में मादक पदार्थों के प्रभाव पर नजर रखने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आयोग का दल उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचेगा। ये दल राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि 31 जनवरी 2022 तक पूरे देश में कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। देश में वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किया है, जिसमें स्थानीय और जिला स्तरों पर अधिक निगरानी, डेटा विश्लेषण करने, सख्त और तेजी से फैसले लेने पर जोर दिया गया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों से यह आग्रह किया है कि वे कोविड अनुकूल व्यवहार के नियमों को सख्ती से लागू करें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरत के हिसाब से स्थानीय स्तर पर पाबंदियों को लागू करने पर विचार करें। इधर दिल्ली, उत्तराखंड और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं कर्नाटक में कल से 10 दिनों के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के समारोह की अनुमति नहीं होगी। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक होटल, पब और रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक दिन में सर्वाधिक 156 मामले सामने आए हैं और इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो बढ़कर 578 हो गई है। ओमिक्रॉन के संक्रमण के ये मामले 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह बताया गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में से 151 ठीक हो गए हैं। दिल्ली में सर्वाधिक 142, इसके बाद महाराष्ट्र 141, केरल में 57, गुजरात में 49, राजस्थान में 43 और तेलंगाना में 41 मामले सामने आ चुके हैं। देश में 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का अभियान 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए 1 जनवरी से बच्चों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर किया जा सकेगा। इसके लिए बच्चों का स्कूल आईडी कार्ड उनके आयु प्रमाण पत्र के तौर पर कोविन ऐप पर अपलोड करना होगा। इसमें आधार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन का विकल्प होगा, जिन्हें डीसीजीआई से मंजूरी मिली है। So we are allowing the student identity card also to be one of the 10th document in case of children between 15 to 18 years of age, and they will be able to register and they will be able to register from 1st of January because the jabs will start from 3rd of January onwards. So that's what is the process. वहीं 10 जनवरी से देश में स्वास्थ्य और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों, अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल की उम्र से अधिक के लोगों को डॉक्टरी सलाह पर एहतियात के तौर पर टीकों की तीसरी खुराक दिए जाने की शुरुआत की जाएगी। इसे प्रिकॉशन डोज का नाम दिया गया है।
जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 9 महीने बीत चुके हैं, उन्हें ये प्रिकॉशन डोज लगाई जा सकती है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 142 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 6,531 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 7,141 से अधिक मरीज ठीक हुए। महामारी से अब तक 3 करोड़ 42 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.4% हो गई है। इस समय देश में कुल 75,841 मरीज उपचाराधीन हैं। सरकार ने कार निर्माता कंपनियों को अगले 6 महीनों के भीतर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों का निर्माण शुरू करने की सलाह दी है। फ्लेक्स ईंधन गैसोलीन और इथेनॉल से बना एक वैकल्पिक ईंधन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने और किसानों को फायदा देने के उद्देश्य से अब भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण शुरू करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि और परिवहन ईंधन के रूप में एथेनॉल को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप फ्लेक्स ईंधन वाहन 100% पेट्रोल या 100% जैव इथेनॉल के संयोजन पर चलने में सक्षम हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि इस कदम से वाहनों में व्हील टू व्हील आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की उच्च स्तरीय समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सरकार ये मानती है कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसको सभी के सहयोग से ही निपटाया जा सकता है। गृह मंत्री ने सभी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच एक बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता बताई। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी राज्य डीजीपी के अधीन डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करें। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीबी के अंतर्गत केंद्रीय एनसीओआरडी इकाई के गठन के भी निर्देश दिए गए हैं। साल 2018 से 2021 के बीच 1881 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए, जो वर्ष 2011 से 2014 के बीच जब्त किए गए ड्रग्स का 3 गुना है। और नीति आयोग के जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार केरल एक बार फिर से बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में पहले पायदान पर है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति में है। हालांकि पिछले आधार वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में टॉप पर रहा। तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर स्वास्थ्य मैट्रिक्स पर है। चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के लिए वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रदर्शन को आधार बनाया गया है। समग्र और वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में मिजोरम छोटे राज्यों में सबसे ऊपर है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर समग्र प्रदर्शन के मामले में सबसे खराब केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। विश्व बैंक ने रिपोर्ट को तकनीकी सहायता प्रदान की, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी में बनाया गया था। इसका मकसद राज्यों में कंपटीशन पैदा करके हेल्थ को लेकर चल रहे सुधार कार्यों का मूल्यांकन करना है। स्वास्थ्य सूचकांक एक ऐसा पैमाना है जिसमें 24 संकेतकों को शामिल किया गया है, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कामकाज के सभी प्रमुख पक्षों से जुड़ा है। और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए संकल्प व्यक्त किया।
पंजाब में बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में गठबंधन पर फैसला हुआ। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए जल्द ही 6 सदस्यीय एक समिति का गठन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किसान समृद्धि शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बने एकीकृत पैक हाउस और फसल समूह केंद्र का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में साहिबजादा दिवस में हिस्सा लिया और गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। उन्होंने कहा कि भारत की गुरु परंपरा सामान्य परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य परंपरा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास में सैन्य धाम के संबंध में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिव्य और भव्य सैन्य धाम बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार करने की बात कही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज बेंगलुरु में देश की पहली BS6 इंजन वाली डीजल बसों को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत 90 मिनी इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर में आज रियल एस्टेट समिट का आयोजन हुआ है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की रियल एस्टेट नीति घोषित हुई और 18,300 करोड़ रुपए के 39 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में मौजूद रहे। सात बार के राज्यसभा सांसद और जेडीयू नेता महेंद्र प्रसाद का दिल्ली में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 36वें भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस शताब्दी समारोह में कहा कि भारत के गौरवशाली प्राचीन इतिहास में अभियंताओं का योगदान रहा है। रामायण से लेकर हड़प्पा तक की संस्कृति में अभियंताओं के योगदान का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कहा कि राम सेतु मिथ्या नहीं है बल्कि ये अभियंताओं की ही देन है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। आम आदमी पार्टी 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, कांग्रेस को 8 और अकाली दल को 1 सीट मिली है। DGGI अहमदाबाद ने CGST अधिनियम के धारा 67 के तहत इत्र व्यवसायी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 187 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी, कच्चा और तैयार माल बरामद किया गया। सबरीमला में भगवान अयप्पा के मंदिर में रविवार को मंडला पूजा का आयोजन किया गया। इस तरह तीर्थ यात्रा के 41 दिवसीय पहले चरण का समापन हो गया। मंदिर 14 जनवरी के मकर विलुक उत्सव के लिए फिर से खुलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से जुड़े आदेश को वापस लेने की अर्जी दाखिल की है। आवेदन में केंद्र ने शीर्ष अदालत से अंतरिम उपाय के रूप में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का अनुरोध किया है। केंद्र ने अपनी अर्जी में कहा कि SC, ST और OBC वर्ग का उत्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। स्थानीय स्वशासन में OBC का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सत्ता के विकेंद्रीकरण और शासन को जमीनी स्तर तक ले जाने को प्रभावित करता है। इस मामले में 17 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान प्रक्रिया पर रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।
तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ की घटना तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके किस्ताराम के जंगली इलाके में हुई और इस दौरान 6 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 4 महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद किए। जानकारी के अनुसार ये नक्सली सुरक्षा बलों पर हमला करने की फिराक में थे। ऐसे में तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया गया। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। नए साल से ठीक पहले उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं के थपेड़ों के बाद हल्की बारिश ने उत्तर भारत का तापमान और लुढ़का दिया है। देश के उत्तर, पश्चिम, मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में हल्की वर्षा होने का अंदेशा जताया है। साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी वर्षा होने की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कल मौसम ने अचानक से करवट ली और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि कश्मीर और सिक्किम में सामान्य से भारी हिमपात हुआ। परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए वियना में शुरू होने वाली वार्ता से पहले ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी तेहरान को उसके कच्चे तेल का निर्यात करने की अनुमति देने का वादा करें। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की ये टिप्पणी संकेत देती है कि ईरान 2015 परमाणु समझौते को बहाल करने संबंधी वार्ता से पहले अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की नई मांगों को लेकर तनाव के बीच एक दौर के बाद लगभग 1 सप्ताह पहले वार्ता स्थगित कर दी गई थी, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस और ईरान के प्रतिनिधियों की आज फिर से वार्ता हुई। अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से इस वार्ता में हिस्सा लिया। अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि आर्थिक पाबंदी में ढील पाने के लिए ईरान को समझौते का पालन करना होगा। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पर्यटक स्थलों पर हो रही बर्फबारी की कुछ तस्वीरों के साथ।